हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेकर आए हैं अभ्यास के प्रश्न। और अभ्यास के प्रश्न मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यूनिट नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और इसमें मुझे लगता है कि एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है, मतलब रह रहा है इसलिए कह रही हूँ कि राष्ट्रभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। ये टॉपिक मैंने अभी फ़िलहाल यूनिट 1 के अंदर नहीं पढ़ाया, बाकी तो मैंने वैसे इसकी वीडियो डाल रखी थी, इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा छोड़ दिया था, तो किसी ने वो नहीं देखा। और राजभाषा हिंदी मतलब हिंदी की संवैधानिक स्थिति, इस टॉपिक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मैंने पहले से डाल रखी है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 हमारी लगभग 99.99 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और आज की वीडियो की जो प्रश्न है अभ्यास के, वो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट एस्टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये यूनिट नंबर 1 मैं किस एग्ज़ाम के लिए कह रही हूँ, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट। और ये हिंदी और उसका विकास, यूनिट नंबर 1 का नाम है हिंदी और उसका विकास। तो ये जो टॉपिक है हिंदी और उसका विकास, ये इसके प्रश्न एस्टेट में भी पूछे जाते हैं, चाहे वो TGT एस्टेट हो, चाहे PGT एस्टेट हो, या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा हो। तो भाषा को लेकर प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और कल जब मैंने लाइव क्लास ली थी तो उसमें मैंने आप सभी से कमेंट किया था कि मैं क्वेश्चन आंसर जल्दी करवाऊंगी। तो दोस्तों सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आप उसे दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से वीडियो डाल दूँगी। तो यूनिट नंबर 1 के हम अभ्यास के प्रश्न लगभग 100 के आसपास हम लेकर आए हैं। और जल्दी जल्दी मैं शुरुआत करती हूँ, जिसमें समझाने का आएगा वहीं पर समझाएंगे। बाकी मैं ये सोचकर चलूँगी कि ये यूनिट जब मैंने पढ़ाई है तो मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो अभ्यास से पहले आप अभ्यास करके देखें, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो भी, फिर आपको पता लगेगा कि आपने कितनी तैयारी की है, किस प्रकार से आपने टॉपिक को पढ़ा है, या क्या आपका छूट गया है। अपना स्व मूल्यांकन करें उसके बाद। और आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक मेरा कमज़ोर है तो आप उस वीडियो को दोबारा देख लें, ज़रूर पढ़ें दोबारा उसे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला ही प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। देखो यहाँ पर आपसे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा के बारे में प्रश्न पूछा है। इसमें दो तरीके के प्रश्न पूछते हैं कि देवनागरी लिपि का जो देवनागरी लिपि के बारे में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के बारे तक कहा गया है हिंदी के बारे में। तो आपको करना है 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद में हिंदी के बारे में बातचीत हुई है, तो उसका आंसर आपको ये करना है। लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, आपको ढंग से प्रश्न को पढ़ना है। इसमें पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा, तो ये स्पेशल आपको बताना है। ये बात कही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 में। अब यही टॉपिक मैं कह रही थी कि ये वीडियो मैंने पढ़ा रखी है, डाल रखी है, इसलिए यूनिट 1 के अंदर मैंने नहीं पढ़ाया। हाँ, यूनिट नंबर 1 की जितनी वीडियो है ना, उस वीडियो के अंदर मैं इस वीडियो को वहीं पर जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करें कि मैम हमने ये वीडियो नहीं देखी, आप इसे कमेंट में इसमें प्लेलिस्ट में ऐड करें, तो इसे मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय, और देखो बिल्कुल नेट जो लेटेस्ट प्रश्न मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, नेट 2004 से लेकर UGC नेट और 2000 यानी कि 25 है अब, तो 24 तक के 23 तक के लेटेस्ट प्रश्न आपको सभी इसमें देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। राजभाषा संबंधी भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में, प्रश्न को पढ़िए, किन अनुच्छेदों में। यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद की बात नहीं कर रहा है, कई सारे अनुच्छेद के बारे में पूछा है, और राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो मैंने अभी आपको बताया था, 343 से लेकर 351 तक, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो ये प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट 2005 में, 2004 में ये पूछा गया था। तो इससे ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हर साल इस चैप्टर में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। और यूजीसी नेट ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का आधार है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। अब आप ये सोच रहे हैं पश्च स्वर क्या है, तो ये हमारी तालु है, जीभ है। इसको 3 भागों में बांटा, ये अग्र, ये मध्य और ये पश्च। तो पीछे के भाग से कौन सा वर्ण इनमें से उच्चारित होता है, जीभ के पिछले भाग से। तो ये आपको बताना है। अब इसमें आप बोलकर देख सकते हैं, इनका उच्चारण कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए आ, ई, ए, तो ये बताना है। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा आ। ठीक है, तो एक बार वीडियो को आप जरूर देखें। अब साथ में आपने ये प्रश्न किया तो आप ये भी देखें कि बीच से कौन सा बोला जाता है, आगे से कौन सा बोला जा सकता है। तो हो सकता है अगली बार कोई और प्रश्न इनमें से पूछ ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो हिंदी भाषा के विकास का, तो ये तो प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो देखो 2005 में पूछा गया है। इसी से 2005 में कितने प्रश्न पूछे गए, इसी यूनिट से। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम ये मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ। इसमें 4 भाषाएं दे रखी हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ ये बताने से पहले, या पहले आप ऑप्शन टिक करें, पहले ऑप्शन पढ़ लें। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, ये सारे ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगी, काफ़ी देर इसमें लगेगी। आप वीडियो को रोक कर अपना आंसर जज करें और उसके बाद फिर वीडियो चलाकर आप आंसर टैली कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद आती है हिंदी। अब पाली से पहले आप संस्कृत और जोड़ लें। हो सकता है इनमें से कोई एक भाषा छोड़कर संस्कृत पहले ऐड कर दें। तो इसका क्रम है संस्कृत, संस्कृत से विकास हुआ पाली का, पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ये बिल्कुल सही अनुक्रम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। अब ये प्रश्न नंबर 5 का आपको बताना है। तो ये देखो सघोष, अघोष, सघोष, अघोष और सघोष ये बताने हैं। तो महाप्राण और अल्प प्राण, सघोष, अल्प प्राण, 2 चीजें पूछी हैं, एक अल्प प्राण और महाप्राण, दूसरी पूछा है सघोष और अघोष। तो ऐसी ध्वनि छांटनी है जो दोनों में हो, जो इनका ये आपको बताना है। इनको सुमेलित करना है कि कौन सी ध्वनि इनमें से कौन से ऑप्शन में फिट बैठती है। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन ये आप देख ले, थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ, सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए क जो है मैंने बताए थे, देखिए थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। कवर्ग, क, ख, ग और घ और अड़, इसमें 1, 3 और 5 ये अल्पप्राण होते हैं। तो चलिए इसको अभी मिला देते हैं। 1, 3, 5 अल्प प्राण, और पहला और दूसरा मैंने अघोष बताया था। तो चलिए ये आपका सही आंसर आप तुरंत ही पहचान गए होंगे। तो ए का सही आंसर हो जाएगा, मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन 4, और बी का सही आंसर हो जाएगा ख। ख जो है ये किस में आ जाएगा, अघोष और महाप्राण, क्योंकि दूसरी ध्वनि है। पहली और दूसरी जो है अघोष होती हैं। पहली और दूसरी किसी भी वर्ग की पहली और दूसरी अघोष, 1, 3 और 5 अल्प प्राण होते हैं, 2 और 4 महाप्राण होते हैं। तो ऐसे आपको करना है। तो ऑप्शन ए जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा। सी का जो हो जाएगा ये ग का तीसरा हो जाएगा, क्योंकि क, ख, ग तीसरी ध्वनि है तो अल्प प्राण है, और घ का जो है ये हो जाएगा आंसर 1। तो ये आपका सही सुमेलित हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो ये आपको बताना है कि किस किस विद्वान ने कौन कौन सा ग्रंथ लिखा है। प्रश्न नंबर 6 का बताना है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ती हूँ। थारे कूट, ये जो कूट है ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको बताना है प्रश्न नंबर 6। तो सही आंसर बताना है। वैसे तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कि कौन सी जो ग्रंथ है वो किसका है।
कामता प्रसाद गुरु, प्रश्न नंबर 6 का बताना है आपको। कामता प्रसाद गुरु ने क्या लिखा था? हिंदी व्याकरण लिखा था। अगर आपको पता है इस तरीके के प्रश्नों को आपको कैसे सोल्व करना है, जो आपको आता है वो आपको सबसे पहले मिलाना है। अब आप देखिए ए का दूसरा, तो ए का दूसरा आप देखिए कौन कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए आपका कट हो जाता है, ऑप्शन डी भी आपका कट हो जाता है। उसके बाद फिर अगला मिलाइए आप, किशोरी दास वाजपेयी का इनमें से कौन सा ग्रंथ है? तो इसमें हो जाएगा, किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा था हिंदी शब्दानुशासन। ये भी मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है। हिंदी साहित्य इतिहास के जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उन सब की मैंने वीडियो डाल रखी है। तो बी का 4 हो जाएगा। इस तरीके से बी और सी ऑप्शन में से ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर सी का उदय नारायण तिवारी ने लिखा हिंदी भाषा का, तो कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी का व्याकरण लिखा और किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन लिखा। उदय नारायण तिवारी ने लिखा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और फिर बच गया रामविलास शर्मा का हिंदी भाषा और समाज। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको याद ही रखने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 का जो है ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़े करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, 1-2 वीडियो में कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8 का है, फिर वही है, कुछ आपको सुमेलित करना है और कूट यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपको देखना है। प्रश्न नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, और थोड़ा छोटा करके दिखा देती हूँ ताकि सारे कूट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएं। देखिए स्वर ध्वनियाँ दे रखी हैं, फिर तालव्य ध्वनियाँ हैं, अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं और अघोष ध्वनियाँ हैं। तो इनमें से आपको अभी मैंने बताई थी कि 1, 3, 5 अल्पप्राण ध्वनियाँ होती हैं। अब 1, 3, 5 आप देखिए, क, ख, ग, घ, ढ। तो ये 1, 3, 5 होगी। ये देखिए आपको किस में दिखाई दे रही हैं। तो पहले का कौन सा हो जाएगा? स्वर ध्वनियाँ। और स्वर ध्वनियाँ तो आपको पता है, इनमें देखो ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है, ये भी स्वर नहीं है, व्यंजन है, ये भी स्वर नहीं है, ये भी स्वर नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पहले का 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का बताना है आपको। स्वर ध्वनियाँ कौन सी है, तो ऑप्शन जो है ना, मैं सारे ये कर देती हूँ। ए का सही आंसर हो जाएगा, ए का 4। उसके बाद तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ये सबसे पहला कवर्ग जो है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, कवर्ग का कंठ से होता है। कवर्ग के बाद फिर चवर्ग आता है, कंठ, फिर कंठ के बाद ये सीक्वेंस आता है तालव्य। तो चवर्ग का तालव्य से होता है। तो च, छ, जय, ये वर्ग आपको दिखाई दे रहा है। तो बी का कौन सा हो जाएगा? 5वां हो जाएगा। इस प्रकार से मुझे ऑप्शन डी सही आंसर दिखाई दे रहा है, और सी का जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, और उसके बाद जो है डी का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अघोष ध्वनियाँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको मिला के चलना है। थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। और अगर आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप वीडियो जरूर देख लें। प्रश्न नंबर 9 जो है उसका सही आंसर बताना है, प्रश्न नंबर 9। तो इसका सही ऑप्शन बताना है आपको। इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र, मतलब कुछ ये बोलियां दी गई हैं और इनके क्षेत्र दिए गए हैं कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, उसके साथ आपको सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर बताना है आपको। तो बताना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, प्रश्न नंबर 9 का बताना है। तो ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, तो जो अलीगढ़ वगैरह की जो जगह है वहाँ पर उधर ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ए का ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 ए में देख लेते हैं किस किस में है। तो एक में ही है और हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन बी। तो ब्रज भाषा अलीगढ़ में बोली जाती है। उसके बाद भोजपुरी जो है ये छपरा में बोली जाती है, जो बिहार में पड़ती है। और मैथिली जो है ये कहाँ पर बोली जाएगी, ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा, दरभंगा। और उसके बाद अवधी कहाँ पर बोली जाती है, तो अवधी का ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा, सुल्तानपुर। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आपको इस तरीके से अपना अभ्यास करते हुए चलना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10।
भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। अब यूजीसी नेट जून 2006 के सारे प्रश्न चलेंगे, 2005 के अभी हो चुके हैं जो भी प्रश्न पूछा गया था। तो भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर अनुच्छेद नहीं पूछा है, अनुसूची पूछी है, और अनुसूची में बताना है कि कौन सी अनुसूची में है। तो ऑप्शन 10 का सही आंसर हो जाएगा। अष्टम अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब संविधान बना था तब कितनी भाषाएं थी, जब 14 भाषाएं थी, फिर उसके बाद कौन कौन सी कब कब ऐड की गई, ये सारी मैंने वीडियो में, सिंधी एक बार जोड़ी गई, फिर जो कब कब जो जोड़ी गई है, 4 एक बार जुड़ी थी, बोडो, संथाली, डोंगरी, ये सारी मैंने वीडियो में बता रखी है, तो आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं। अगर हर एक के बारे में अभी बताएंगे तो काफ़ी इसमें टाइम लग जाएगा, और जिसने वीडियो देख रखे उसका समय भी वेस्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 जो है, ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। ग्रिम नियम आया था और ये भी मैंने वीडियो में बताया था। अगर सारी वीडियो आपने पढ़ी है तो, और जिसने वीडियो नहीं देखी उसको ये बिल्कुल नया लगेगा। तो ग्रिम जो नियम था ना, ये कौन सी भाषा की ध्वनियों से संबंधित था। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जर्मन भाषाओं की ध्वनियों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो ये भी आपको कूट नीचे दिए गए हैं, ये बोलियां दे रखे हैं, उनके क्षेत्र दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का आपको सही आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 12 का बोली है बांगरू। तो बांगरू आप सभी को पता है कहाँ बोली जाती है, बांगरू हरियाणा में, ठीक है। और हरियाणा की यहाँ पर कौन सी जगह दी गई है, तो हरियाणा की जगह दी गई है रोहतक। तो ऑप्शन ए का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बांगरू कहाँ बोली जाती है, रोहतक में, और बांगरू रोहतक में। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। भोजपुरी, मैथिली, मगही भोजपुरी, ठीक है, तो ये बिहारी के अंदर आती हैं, तो छपरा में बोली जाती है। कुमाऊनी गढ़वाली ये किस में, कौन से जगह में बोली जाती हैं, ऑप्शन बी का जो है छपरा हो गया। फिर कुमाऊनी ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा, ये नेपाली उसके अंदर आती है। तो नेपाल की जो जगह है ये पहाड़ी इलाका अल्मोड़ा है, थोड़ा इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद आती है खड़ी बोली, और मेरठ के जो आसपास है वो बोली जाती है खड़ी बोली, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करते हुए चलना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर करना है आपको। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है, याद रखना है, ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, और प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। अब ये ध्यान रखना है, नहीं पूछा है आपको, इस प्रश्न पर ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर करना है, उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं जाती, प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, और ब्रज भी बोली जाती है। तो ये पूछा गया था नेट एग्जाम जून 2007 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया। ये सारे नामकरण मैंने वीडियोस में पढ़ा रखे हैं। तो पुरानी हिंदी नामकरण आपको बताना है, प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर करना है, और ये नाम दिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगर एस्टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे तो ये आपको आया हुआ मिलेगा पेपर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। ये तो शायद सभी को पता होगा, प्रश्न नंबर 16 का बताना है। तो 14 सितंबर 1949 को जो है, प्रश्न नंबर 16 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या मिली थी, मान्यता दी गई थी। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। ऑप्शन आपको दिखा देती हूँ कूट। प्रश्न नंबर 17, तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर करना है आपको। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, देखिए प्रश्न नंबर 17,
प्रश्न नंबर 17 है ये, फिर से देख लें। हाँ, प्रश्न नंबर 17। तो 17 का सही आंसर बताना है आपको, कौन सा ऑप्शन सही है। तो हड़ौती, हड़ौती कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? हड़ौती जो है कौन से क्षेत्र में, यहाँ से हड़ौती का आ जाएगा राजस्थान, ये भी मैंने वीडियो में बताया था। तो ए का 3, अब ऑप्शन ए कट हो गया, ऑप्शन डी भी कट हो गया, 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए। और उसके बाद आता है बघेली। बघेली कहाँ पर बोली जाती है? तो बघेली जो है ऑप्शन इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये ऑप्शन 4, बी का 4, तो बी का 4 भी 2 में है, अभी तक हमारा ऑप्शन की छटनी नहीं हुई है। उसके बाद आता गढ़वाली। अब गढ़वाली का आप सभी को पता है कि ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ये आ जाएगा, सॉरी, गढ़वाली जो है ये उत्तराखंड में बोली जाती है। सी का ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाता है और ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाता है। तो कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? डी ऑप्शन का भी सही बताना है। कन्नौजी को किससे मिलाएंगे आप? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है, किस प्रकार से आपको ऑप्शन कट करने हैं। निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित करना है। ये बता रखे कौन सी क्रिया रूप जो है कौन सी बोली में बोला जाता है, किस में ओ लगाया जाता है, किस में हु बोला जाता है, किस में औ का उच्चारण होता है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर करना है आपको। इसमें देखो आप, करो ओ, ये कौन सी अकारांत है कौन सी नहीं है ये मैंने बताया था। तो बांगरू में ओ का उच्चारण ज़्यादा होता है, तो ये करो जो है ये बांगरू में है, ज़्यादातर हर अक्षर के पीछे ओ लगाते हैं। करहू, तो बी जो ऑप्शन है ये किस में आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा ये अवधि में। और उसके बाद है करो, तो सी ऑप्शन जो है ये ब्रज भाषा में बोले जाते अवकारांत जो है। ठीक है, और उसके बाद है, तो यहाँ से ऑप्शन 4, 3, 5 यही मुझे नज़र आ रहा है, ऑप्शन ए। और करा ये हो जाएगा ऑप्शन 2 भोजपुरी में आ। ठीक है, तो दोस्तों ये क्रिया रूप थे, इस तरीके से आपको मिलाना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 19। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? तो पाणिनि का ग्रंथ आपको पता होना चाहिए, बताया था मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पाणिनि ने कौन सी रचना लिखी थी? प्रश्न नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि ने क्या लिखा थे? अष्टाध्यायी में भाषा को एक रूपता देने का क्या किया था? प्रयास किया था। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? शब्द रचना, अब बताने कि शब्द किस किस से बनाते हैं हम। देखो, संधि से, समास से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, इन सब से हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो शब्द किस में जुड़ते हैं? ये उपसर्ग प्रत्यय हम धातु के अंदर ही जोड़ते हैं। तो किसका योगदान नहीं होता? प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर बताना है पद। पद का कोई योगदान नहीं होता। देखो, मूल शब्द का मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और मूल रूप के अंदर या तो प्रत्यय जोड़ के शब्द बनाते हैं या उपसर्ग जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। संधि होता, समास होता तो भी सही होता, इनसे भी हम शब्द बनाते हैं, लेकिन पद का कोई योगदान नहीं होता। अब आप ये सोच रहे होंगे, फिर से बता देती हूँ, शब्द और पद में थोड़ा सा अंतर है। जो शब्द वाक्य के अंदर प्रयोग हो जाता है तो उसे हम पद कहते हैं, और वाक्य से बाहर जब होता है तो उसे शब्द कहते हैं। तो पद का अगर आपको अर्थ पता है तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। और प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस शब्द के रूप साधक प्रत्यय हैं? रूप साधक प्रत्यय हैं, ये बताना है आपको। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर करना है आपको। बचपन, लड़के, मातृत्व और एकता, निम्नलिखित शब्द के रूप साधक प्रत्यय हैं। तो बताना है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। अब ये बताना कि कौन सी भाषा का है, कौन सी पंक्ति कौन सी भाषा की है, ये आपको बताना। मैं थोड़ा और छोटा कर देती हूँ क्योंकि ये कूट आपको नहीं दिखाई देंगे। अगर स्क्रीन को मैं बड़ा करती हूँ तो ये बताना प्रश्न नंबर कौन सा था? प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 का बताना है आपको। प्रश्न नंबर 22 का सही ऑप्शन चूज करना है। जसुमती हरि पाल ने झुलावे, ये कौन सी भाषा का है? तो प्रश्न नंबर 22 का सही ऑप्शन ए का हो जाएगा। ए को किससे मिलाएंगे आप? ये
हरी जुसुमती हरी पालने झुलाऊ, ये ब्रज भाषा में है। उसके बाद है ऑप्शन बी, तेई अवसर एक तापस आओ, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, ये कौन सी भाषा में है? बी की अगर बात करें तो ये अवधि में बोला गया है। और उसके बाद आप इन्हें मात्राओं से पहचान सकते हैं। अतिरंग स्वामी सुमिली रति, बेटी राजा भोज की। तो ऑप्शन सी जो है इसका हो जाएगा, ये डिंगल में कही गई है ये बात। और दखन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग। तो ऑप्शन डी का सही आंसर हो जाएगा, ये दखनी हिंदी में कहा गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो पंक्तियां थोड़ी थोड़ी आप ध्यान में रखें, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उसके बाद फिर इसी तरीके का प्रश्न है, इसे आप थोड़ा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 को देखना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। नीचे कूट मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये मिलाना है 23 का, प्रश्न नंबर 23 को सोल्व करना है। अयु क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप से, क्रिया रचना, क्रिया तो आप समझते हैं ना, क्रिया रचना को उसके सही रूप के साथ सुमेलित करना है कि कौन सी भाषा में कौन सा क्रिया रूप लागू होता है। तो प्रश्न नंबर 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ए का सही ऑप्शन हो जाएगा अयु जो है ये अपभ्रंश का है। तो ऑप्शन 3 जो है ये मुझे बी में भी दिखाई दे रहा है और बस ए इसी में है। तो ये आपका जो ऑप्शन बी है सही आंसर हो जाएगा। तो बी का जो है आइल जो है ये हो जाएगा भोजपुरी में, और सी का जो है ये हो जाएगा अवधि, आवा, आवा जो है ये अवधि का क्रिया रूप है। और जो डी का है वो हो जाएगा आयो, औ, अवकारांत। मैंने बताया इस तरीके से जहाँ भी आता है ये ब्रज का है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एक दो मात्राओं का तो भी आप प्रश्न सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के साथ सुमेलित कीजिए। अब आपके फर्स्ट अध्याय में यूनिट के अंदर पूरा हिंदी व्याकरण दिया गया है। मैंने संधि नहीं पढ़ाई थी इसमें क्योंकि संधि की मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखी है, और अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हो तो मैं फिर भी पढ़ा दूंगी इसमें। और प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर बताना है आपको, कौन सा कूट जो है उसके लिए सही होगा। तो ये भी मुझे थोड़ा छोटा ही करके दिखाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो निरोग जो है ये बताना आपको कौन सी संधि है। निरोग, तो इसका संधि विसर्ग होता है नी प्लस, नहीं सॉरी, संधि होते नी प्लस रोग, तो विसर्ग लग रहा है, तो ये विसर्ग संधि है, ए का 3। तो ऑप्शन बी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद है दीर्घाकार, संधि बतानी है आपको। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर बताना है। तो बी का जो है दीर्घाकार, ये कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, ये स्वर संधि के भेद है। एक बार फिर से बता, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में आपको मात्रा मिलेंगी ज़्यादातर ये आई और औ वाली। ठीक है, ये इसकी पहचान है। उसके बाद दीर्घ संधि के अंदर बीचों बीच आपको आ की मात्रा मिलेगी, बड़ा आ, बड़ी ई, इस तरीके से मिलेंगी, बड़ा ऊ, तो आप समझ जाएं कि वो दीर्घ संधि है। यण संधि में आपको ए, ई, ऊ और वे, मतलब आधा अक्षर मिलेगा आपको, आधे अक्षर के बाद ये मिलेगा या तो ऊ मिलेगा, वे मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचान रखनी है। और विसर्ग में आपको विसर्ग मिलेगा। व्यंजन संधि में एक तरफ आपको व्यंजन जरूर मिलेगा, दूसरी तरफ चाहे स्वर हो या व्यंजन हो। तो दीर्घाकार ये दीर्घ संधि है, निरोग जो है ये विसर्ग संधि है। और सदाचार, सदाचार में बताना है, आप ये बताइए, मैंने बताया कि आ के ये मात्रा आ रही है, तो इसमें सदाचार, तो ये व्यंजन संधि का भी हो सकता है आपको, ये सत प्लस आचार, ये तो ये सदाचार, ये जो है व्यंजन संधि हो जाएगी। सी का ऑप्शन 5 हो जाएगा। और उसके बाद है प्रत्येक, प्रति प्लस एक, तो प्रति, ये मैंने बताया था आधे अक्षर के बाद ये आया हुआ है या वह हो, तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर यण संधि लगाना है। ठीक है, यण संधि, तो यहाँ पर प्रत्येक में कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ये याद रखना है, इनसे पहले अगर कोई आधा अक्षर आता है तो आप समझ जाइए कि वो यण संधि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो शोरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत अपभ्रंश या फिर प्राकृत से। प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर बताना है। तो हिंदी भाषा का संबंध शोरसेनी अपभ्रंश से है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ।
और तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये 25 प्रश्न ही सोल्व करेंगे। तो ये मैंने सीक्वेंस आपके स्टार्ट कर दी आज से एमसीक्यू सीरीज़ की, और ये यूनिट नंबर 1 का ही है। तो आज थोड़ा सा मैं लेट वीडियो बनाने लगी तो 25 ही हो पाई हैं। हो सकता है मैं कल आपके इसमें ज़्यादा बना दूं। तो यूनिट नंबर 1 का है, और जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाएगा मैं काफ़ी सारी वीडियोस जो है एमसीक्यूज़ के लेकर आऊँगी यूनिट 1 की। तो काफ़ी आपका अभ्यास हो जाएगा। ये एस्टेट वालों के लिए महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट वालों के लिए भी। और अभी तक हमने 2008 तक के प्रश्न यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं। बारी बारी मैंने बताया 2023-24 तक के सारे प्रश्न हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।